खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप एक प्रोग्राम देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। और आज की नशरियात में मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। खुश आमदीद, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। नाजरीन, आज की अहम तरीन बातें आपसे कुछ शेयर करनी है। कुछ मुल्की सतह की बात करेंगे, कुछ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कुछ इंतज़ामिया की बात करेंगे, कुछ वायरस की बात करेंगे। आपकी बात को भी हुकूमत तक पहुंचाएंगे। इस 90 मिनट के इस प्रोग्राम में यानी 10 बजे तक आप और हम बराह रास्त रहेंगे, एक दूसरे से बात करते रहेंगे, मुखातिब होते रहेंगे। लेकिन बीच में आपको एक और काम भी करना है। आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना है, यानी आप बराह रास्त फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऑफिशियल पेज पर आएंगे आप, फिर आप हमारे यूट्यूब पर आएंगे, या अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। और फिर यूट्यूब के बाद आप हमारी वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर खबरों को ज़रूर करेंगे ताकि जो मनफी प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर के हवाले से फैलाया जा रहा है और गलत तशहीर हो रही है, उस तशहीर का कहीं ना कहीं मुकाबला भी किया जाए। तो आज कुछ बड़ी बातें, कुछ छोटी बातें आपसे करनी है, कुछ खबरों का खुलासा पेश करना। और सबसे पहले बात भारत पाकिस्तान के हवाले से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच इन दिनों काफ़ी कुछ सरगर्मियां चल रही हैं। और गुज़श्ता 2 रोज़ से भारत और पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल्स आमने सामने थे, मीटिंग हो रही थी, और मामला जो था वो इंडस वाटर ट्रीटी का था। और इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन के जो अफसर हैं वो एक दूसरे के सामने 2 दिन तक रहे, और कल दूसरे दिन का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है। और इजलास इख्तिताम पजीर होने के साथ ही कुछ अहम बातें जो है वो सामने आ रही है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि इंडस वाटर कमीशन का 2 रोज़ा इजलास नई दिल्ली के अंदर इख्तिताम पजीर हुआ है। और इसके साथ ही अगले इजलास के हवाले से दोनों तरफैन ने हामी भर ली है। और अगला इजलास जो होगा वो अब परमानेंट इंडस कमीशन जो इजलास होगा वो पाकिस्तान के अंदर होगा, और बहुत जल्द इन तारीखों का ऐलान भी होगा। यानी आज की नशस्त तो ख़त्म हुई, यानी 2 रोज़ा इजलास तो कल रात देर गए ख़त्म हुआ। उसके साथ ही इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि अगला इजलास जो होगा वो अब पाकिस्तान के अंदर होगा। और अब भारत के जो मुंदबीन हैं, जो भारत के कमीशंस हैं, जो अफसर हैं, प्रदीप कुमार सक्सेना और उनकी पूरी टीम, वो अगली मीटिंग के लिए पाकिस्तान जाएंगे। एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर ये है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि कॉर्डियल माहौल के अंदर, यानी दोस्ताना माहौल के अंदर मामलात को तय पाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें की गई है। ये दूसरी बड़ी बात इसके अंदर की है। और तीसरी बड़ी बात जो कही गई है कि पाकिस्तान की तरफ से हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लान जो तरतीब दिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर, उस हवाले से मज़ीद कुछ जानकारियां जो हैं वो मरकज़ी हुकूमत से मांगी है। और उस सिलसिले में भारत की तरफ से जो इंडस कमीशन के जो अफसर हैं प्रदीप कुमार सक्सेना, उन्होंने इस बात का एश्योरेंस दिया है कि कुछ मामले टेबल पर ही हल किए गए, लेकिन कुछ मामले जो उन्होंने मज़ीद वजाहतें तलब की हैं वो ज़रूर पाकिस्तान को मुनासिब वक्त पर दस्तयाब की जाएंगी, ताकि कमीशन के ज़ेर एहतमाम जो मामला है वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बात ये भी है। तो आपको ये भी याद होगा कि इस कमीशन की लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो साल 2018 में हुई थी, और जब साल 2018 में मीटिंग हुई तो वो लाहौर का मकाम था। उसके बाद तकरीबन 2.5 साल तक कोई मीटिंग नहीं हुई, और 2.5 साल के वक्फे के बाद इंडस वाटर कमीशन का 2 रोज़ा इजलास कल रात देर के इख्तिताम पजीर हुआ। ऊपर जो बात है वो ये है कि अगले इजलास के हवाले से हामी भर ली गई, वक्त यहाँ से वहाँ जाएगा, एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरा ये कि जो डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस या जो प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं उन पर जो एतराज़ था, उस एतराज़ को दूर करने की भारत की तरफ से कोशिश की गई है। मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान को फराहम की जाएंगी, ये भी कहा गया। और कल मरकज़ी वजारत ख़ारजा यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी बयान जारी किया गया है, और उस बयान के अंदर इस बात की वजाहत कर दी गई है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये जो मुज़ाकराती अमल इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हुआ था, ये इंतहाई मुफीद हुआ है,
कारगर हुआ है और दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि बायलैटरल डिस्कशन के ज़रिए यानी दोनों आपसी मशावरत के ज़रिए से जो मामले होंगे उन्हें हल किया जाएगा। यानी सालसी की नौबत नहीं पहुंची है। उम्मीद दोनों को है कि सवाल जवाब होते रहेंगे, कागजात का दिया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद बात भी इमरजेंसी के अंदर हो सकती है। फ़िलहाल अगली तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि अगली मैचिंग जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर होगी। तो ये बात जो थी जनाब इंडस वाटर कमीशन के हवाले से, लेकिन बड़ी खबर ये कि वफ़द ने हामी भर ली कि अब पाकिस्तान भारत का वफ़द जाएगा अगली मीटिंग के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है जिससे हमने शुरुआत कर ली है। भारत पाकिस्तान की खबरों के बाद अब बात करते हैं वादी कश्मीर की खबर की, क्योंकि वादी कश्मीर का राब्ता दो तरह से पूरी दुनिया से और पूरे मुल्क से होता है। एक ज़मीनी राब्ता है और एक फ़िज़ाई राब्ता है, और इस वक्त एक राब्ते पर सवाल बन रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिन के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र करना बड़ा मुश्किल था। मौसमी हालात की वजह से 1 दर्जन के करीब मकामात पर पस्सियाँ गिरा रही थी या मिट्टी के तोदे गिराए थे। उस शाहराह पर हंगामी बुनियादों पर काम भी किया जा रहा था। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कई मकामात पर जो है वो गाड़ियां जो है वो दरमांदा है और 2200 के करीब गाड़ियां जो है वो नेशनल हाईवे पर दरमांदा है। और ये नेशनल हाईवे की जब हम बात करते हैं तो आप श्रीनगर से अनंतनाग स्ट्रेच को ले लीजिए और जम्मू से उधमपुर स्ट्रेच को ले लीजिए, फिर उधमपुर से बानिहाल वाले स्ट्रेच को ले लीजिए। इन तीनों स्ट्रेचों के अंदर जब आप देखेंगे तो तकरीबन 2200 गाड़ियां जो है वो दरमांदा पल पूरे दिन रही है। और सरकारी तौर पर कल ये साफ कर दिया गया था कि मूसलाधार बारिशें हुई हैं। नाशरी, रामबन, बानिहाल के अंदर ज़बरदस्त जो है वो लैंडस्लाइड्स आई थी तकरीबन 1 दर्जन मकामात पर, जिन्हें साफ़ करने की काफ़ी कोशिशें की गई और बहुत हद तक कामयाबी भी रात देर गए तक मिली थी। दलवास और दीगर मकामात पर भी सूरत हाल उसी तरीके की बनी हुई थी। लेकिन रियासी माहौर सड़क के हवाले से भी कल ही खबर आई थी कि मूसलाधार बारिशों की वजह से वो रास्ता भी बंद था। मुगल रोड पहले ही बंद है। और जब हम मौसमियात महकमे की इत्तला को देखते हैं तो आज से मौसम का बेहतर होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है और लगातार ये अब चंद दिनों तक माहौल इसी तरीके का रह सकता है। और तकरीबन हफ्ते के आखिर में यानी 2 दिनों के बाद आज और कल का दिन छोड़कर जम्मू कश्मीर के अंदर मौसमी हालात बेहतर होने के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं, जिसका महकमा मौसमियात ने भी इशारा दिया है। लेकिन आज मुसलसल चौथा दिन है जहां पर कौमी शाहराहों पर भी इसका असर पड़ा है। खराब मौसम के बीच आप देख रहे थे कि अहम राब्ता सड़कों से लेकर तालीमी इदारों तक, कॉलेजेस तक पानी दाखिल होने से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर रहीं तकरीबन 1-2 दिनों तक। आज तीसरा दिन है। कुपवारा के अंदर इंतजामिया ने स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल तक बंद रखने का ही फैसला किया है। तीसरा दिन जब यहां पर कामकाज स्कूलों में नहीं होगा। ये तस्वीरें अमर सिंह कॉलेज की और इसी तरह की तस्वीरें बेशतर मकामात पर शुमाल जुनूब या श्रीनगर से भी सामने आई। वहीं जम्मू सूबे के अंदर भी हालांकि पीर पंचाल के आर पार गुज़श्ता शाम को बारिशों का सिलसिला जरूर थमा है। वक्फे से बारिश तकरीबन 3 दिनों तक हुई और इसका असर कौमी शाहराहों तक पड़ा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जो आज चौथा दिन है जहां पर ऑफिशियली फिलहाल कौमी शाहराह को बंद रखा गया है, लेकिन जो दरमांदा गाड़ियां हैं बीच के स्ट्रेच की उनको छोड़ा जा सकता है। मगर इन सब के बीच में फिलहाल मौसम अगर साफ होता है तो ही किसी मुसाफिर या मालबरदार कोई गाड़ी जो दरमांदा होगी बनिहाल, रामबन या उधमपुर के स्ट्रेच में उसको आगे की तरफ रवाना किया जाएगा। बड़ी बात यह कि चौथा दिन है और इंतजामिया ने आज भी जो एडवाइजरी में साफ किया है कि अभी भी कई मकामात ऐसे हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से या कई मकामात पर मलबा अभी भी कौमी शाहराह पर हैं, पत्थर गिराए थे तो वो सफाई का काम चल रहा है, बहाली का काम, इसलिए मजीद वक्त दरकार है। लिहाजा आज भी इस तरह का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि कौमी शाहराह पर लोगों को राहत मिलेगी। आसिफ, इसका मतलब यह है कि आज अगर कौमी शाहराह पर गाड़ियां नहीं चलेंगी, कल तो ऑलरेडी एक शेड्यूल्ड डे है बिल्कुल जब मरम्मत होती है इस सड़क पर, यानी 2 दिन तक नहीं चलेगी। फिर आप देख लीजिए अब सैटरडे का दिन फिर बचता है। लेकिन यहाँ पर जब हम कौमी शाहराह की आपको बात बता रहे हैं तो श्रीनगर से खबर यह भी है कि कश्मीर में इस वक्त सैलाब का कोई खतरा नहीं है। लगातार परेशान लोग थे कि जनाब पानी की सतह जो है वो लगातार बढ़ रही है और अबूर मरूर जो है वो शहर के अंदर काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ गली कोचों के अंदर जो है मुतअद्दिद बस्तियां जो है, सड़कें जो है, गली कोचे जो है वो ज़ेर आब आने की वजह से लोग घरों के अंदर महसूर हुए थे कल पूरे दिन और लो लाइन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा परेशानी थी। लेकिन इस वक्त की अच्छी खबर यह है कि महकमे फ्लड कंट्रोल ने इस बात की वजाहत कर दी है कि कश्मीर में इस वक्त सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। ताहम चाडूरा नाले में
کل تغیانی آنے سے شاہراہ جو پل تھا اس کو نقصان ہوا، کپواڑہ سے خبر آئی کہ وہاں پر نقصان ہوا، اور بھی کئی مقامات پر خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں پر رہائشی مکانوں کو بھی کافی نقصان ہونے کی اطلاع ہے۔ ہمارے پاس گاندربل سے بھی اطلاع ہے، کنگن کے علاقے میں وہاں پر زمین کھسکنے کی وجہ سے جو ہے وہ رہائشی مکان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا۔ لیکن اس وقت سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر اس وقت کیا کچھ صورتحال ہے۔ سیدھے رخ کرتے ہیں عارف وحید کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ قومی شاہراہ سے لائن جوائن کر چکے ہیں۔ عارف ذرا اپڈیٹ کیجئے گا، سری نگر جموں قومی شاہراہ کا حال کیا ہے؟ موسم کا مزاج کل کے مقابلے میں آج تھوڑا سا بہتر ضرور نظر آ رہا ہے، لیکن گراؤنڈ زیرو کی کہانی ہے کیا؟ جی بالکل گور سر، اگر بات کرنا چاہیں گے جموں سے نگر قومی شاہراہ جو مسلسل آج بھی چوتھے روز سے پوری طرح سے بند ہے۔ آفیشلی آج بھی کسی بھی گاڑی کو جو ہے فی الحال جموں سے یا سری نگر سے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ البتہ جو سٹرینڈڈ گاڑیاں ہیں، جو درماندہ گاڑیاں ہیں، یعنی چنانی، ناشری، اس کے ساتھ میں جو چندرکوٹ کا علاقہ ہے، معروف کا علاقہ ہے، اور وہاں سے کہیں نہ کہیں بانیہال کے سٹریچ سے جو ہے یہاں پر گاڑیوں کو وادی کی اور جو ہے آج چلنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اگر موسم کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، پچھلے دنوں کے بنسبت آج دھوپ کھلی ہوئی ہے، موسم خوشگوار ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ٹریفک حکام کا یہ ماننا ہے کہ آج آفیشلی جموں سے یا سری نگر سے کسی بھی گاڑی کو جو ہے چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ البتہ تقریباً 800 کے قریب جو مال بردار یا جو پیسنجر گاڑیاں ہیں، جو چنانی، ناشری اور چندرکوٹ یا پھر رامبد، بانیہال کے سیکٹر سے جو ہے ان کو وادی کی اور چلنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں مسافروں کے لیے ایک اچھی خبر فی الحال یہ بھی نہیں ہے سفر کے حوالے سے، چونکہ اگر آج آفیشلی ٹریفک بند ہے، کل مینٹیننس کا ڈے ہے اور اس میں بھی ٹریفک جو ہے کل بھی بند رہے گا، اور اس سے کہیں نہ کہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 5 سے 6 روز تک جو ہے سفر کی آواجائی جو ہے جموں سے نگر قومی شاہراہ پر بند رہی، جس سے کہ لوگ جو ہے ایشوز اٹھا رہے ہیں کہ آج کل کے اس دور میں جو ہے لوگوں کو متعدد وقت جو ہے یہاں پر جو ہے نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اور سفر کے حوالے سے بھی جو ہے اس طرح کی پریشانی جھیلنی پڑ رہی ہے۔ اب رامبن کے اندر ضلع ترقیاتی کمشنر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ موسم صاف ہے، خوشگوار ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ جو تجارتی سرگرمیاں ہیں یا گزشتہ دنوں جو کام کاج متاثر ہوا ہے وہ کسی حد تک بہتر ہوگا، بحال ہو پائے گا آج دن بھر؟ جی بالکل آصف، دیکھیں ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن کا سٹیٹمنٹ جو ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں جب ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ بانیہال سے لے کر رامبن تک تقریباً جو 45 کلومیٹر کا سٹریچ ہے، سپیس کی تنگی ابھی بھی جو ہے ہائی وے پر جو ملبے کا مارجن ہے، اور اس کے سیڈ میں جب کل کا دن جو مینٹیننس کا ڈے ہے اس میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رامبن سے لے کر بانیہال تک جو شارپ کٹنگ ہوتی ہے اس سے جو ہے ملبہ جو ہے بالکل ہائی وے پر کھسک کر آتا ہے، جس سے پھر پریشانیاں جو ہے اس طرح کی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لیکن جس طرح سے جو کچھ دانشور لوگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ کام بھی ہو لیکن اس کے ساتھ میں سسٹمیٹک طریقے سے کٹنگ ہو اور اتنا ہی کیری کیا جائے، اور ڈیمپنگ یارڈز میں جو ہے اس کو ڈیمپ کیا جائے، تاکہ اس طرح کی وائلیشن یا پھر ڈرینیج کو جو ہے تھوڑا سا بہتر کیا جائے، جس سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی وے پر جو ہے سیلابی صورتحال ان بارشوں میں تھی اور کوئی فرق نہیں دکھتا تھا کیا یہ نالا بسلڈی ہے یا جموں سری نگر نیشنل ہائی وے کا ایگزسٹنگ روڈ ہے۔ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور مزید مشینری جو ہے اس میں ہائی وے پہ لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بانیہال سے لے کر رامبن تک کہیں پہ بھی جو ہیوی جو ڈوزرز ہیں جس سے کہ جو مٹی وغیرہ جو کھسک کر آتی ہے اس کو کم سمے میں جو ہے سائڈ پہ کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے جے سی بیز اور ایل این ٹیز کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے تاخیر بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو زیادہ دیر تک جو ہے درماندہ رہنا پڑ رہا ہے۔ اس میں ایفیکٹونیس اور سنسیئرٹی جو ہے سبھی لوگوں کو کوارڈینیشن کے ذریعے جو ہے لانا چلیے جی، بہت بہت شکریہ جی عارف وحید ہمارے ساتھ سری نگر جموں قومی شاہراہ سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فی الحال موسم کا مزاج تو بہتر ہے اور تھوڑی دیر میں درماندہ گاڑیوں کو اگر چلنے کی اجازت ملی، لیکن کل ورکنگ ایجنسیز کے لیے جو دن ہے وہ ہے مرمت کا، اور کل بھی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کوئی سفر نہیں ہوگا۔ 3-2-5 یعنی 5 دن کے بعد پھر راستہ کھل سکتا ہے، اور امید کریں کہ راستہ کھلے تاکہ جموں کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو۔ ادھر محکمہ موسمیات کی طرف سے صاف کر دیا گیا ہے کہ 28 تاریخ کے بعد ایک اور سپیل جو ہے یعنی ایک اور بار جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، مغربی ہواؤں کا اثر جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر ہو سکتا ہے، اور 28 اور 29 تاریخ کو ایک بار پھر درمیانہ درجے کی بارشیں جو ہے وہ سری نگر کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ تو بات تھی جناب موسم کے مزاج کی، لیکن آج 25 تاریخ ہے اور آج سے 1 سال قبل
लॉक डाउन की अनाउंसमेंट कर दी गई थी वजीर आजम की तरफ से, और उस लॉक डाउन के बाद सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर क्या थी, नौकरियों पर भी बुरा असर पड़ा, कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद कोविड का जो मामला है ये कहीं ना कहीं हद में रहेगा और सूरत हाल जो है वो बेहतर रहेगी। अगरचे बहुत सारे मामला में कोविड कंट्रोल में रहा, उतनी ज़्यादा महामारी जो है वो नहीं फैली, लेकिन तिजारती सरगर्मियाँ जो है वो महदूद होकर रह गई है मुल्क के अंदर। लेकिन जब इस पूरे मामले को जम्मू कश्मीर के जाविये से आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सपोर्ट पर बहुत ही बुरा असर जो है वो पड़ा है। बरामद वाले मामला पर, यानी एक्सपोर्ट वाले मामले पर जम्मू कश्मीर को एक साल के अंदर जो है वो इंतहाई नेगेटिव ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है, और विटनेस जो किया गया, यानी जो एदाद शुमार सामने आए हैं 26% माइनस चला गया है लास्ट ईयर में हमारा एक्सपोर्ट जम्मू कश्मीर का। लेकिन जब आप इसको साल 2016 से देखेंगे तो लगातार वहाँ पर डिक्लाइन आपको नज़र आएगा, आपको बेहतर कहीं पर नज़र नहीं आएगा। हर साल गुजरने के बाद एक्सपोर्ट जो हमारा है साल 2016 से वो नीचे चला जा रहा है। माहिरीन का मानना है कि सरकार की अदम तवज्जुही की वजह से जम्मू कश्मीर के एक्सपोर्ट इस तरीके से मनफी तिजारत के अंदर जा रहा है, और अगर नई पॉलिसी में भी एक वाजिया खदुखाल एक्सपोर्ट के हवाले से नहीं रखा गया तो आने वाले 2 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट जो है वो और कम हो सकता है। अब ये एक्सपोर्ट वाला मामला जो है, ये जो बरामदगी का मामला है, बरामद करने का मामला है, इससे फ़ायदा होता है स्टेट इकोनॉमी को भी, इससे फ़ायदा होता है और आपको पता लगता है कि हमारा जीडीपी किस तरीके से चल सकता है, हमें प्रॉफिट कितना इससे हो सकता है, और मुल्की सतह पर और रियासती सतह पर फ़ायदा कितना होगा। लेकिन कुल मिलाकर 26% नेगेटिव चले जाना, और जब 2016 से आप इस फिगर्स को देखेंगे तो आप चौंकेंगे, क्योंकि मरकज़ी वजारत कॉमर्स की तरफ से जो एदाद शुमार दिए गए वो ये बता रहे कि 97.05 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट किए गए थे जम्मू कश्मीर से बापत साल अप्रैल से नवंबर लास्ट ईयर के दौरान, और यही 34 मिलियन डॉलर जो है जब आप इसको 2019 के मुकाबले में देखते हैं तो हमने एक्सपोर्ट जो किया था डेट वाज 131.76 यूएस डॉलर्स का हमने किया था बिजनेस। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना डाउन ये यहाँ पर चला गया है। इसके साथ साथ जब आप जम्मू कश्मीर को कंपेयर करेंगे पिछले 2-3 सालों के मुकाबले में, या अगर आप कंपेयर इसको करेंगे लास्ट ईयर के साथ, तो आपको पता लगता है कि 0.6% एक्सपोर्ट जो है पूरे मुल्क की सतह पर, हम जो मुल्क की सतह पर एक्सपोर्ट था उसमें तो गिरावट आई है, लेकिन माइनस में तो हम हैं, लेकिन 0.6% पर हम पूरे मुल्क की फहरिस्त में आएंगे। और आगे जब आप इसको देखेंगे 2019 में जो एक्सपोर्ट हुआ था अप्रैल से नवंबर के दरमियान, ये जनाब 5% कम हुआ, और फिर 2018 के मुकाबले में जब आप इसको देखते हैं 19 में 18 को जब आप 19 से मुकाबला करते हैं तो 5% कम है। जब आप इसको और नीचे देखते हैं तो फिर 16-17 का देखते हैं तो मज़ीद इसमें गिरावट है। तो कुल मिलाकर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो हमारी है वो सही सिमत में नहीं चल पा रही है। और जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, जो इसका सबसे मेन कंपोनेंट है, उस पर सरकार की अदम तवज्जुही की वजह से लगातार जो ये सर्विस ये जो सेक्टर है यहाँ पर जो है वो तबाही के मनाजिर जो है वो साफ नज़र आ रहे हैं। सरकार की इंटरनेट पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ रही, जब इंटरनेट को सस्पेंड किया गया उससे ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो डाउन हुआ जी बहुत ज़्यादा, और 2 तरह का नुकसान हुआ। एक तो आपका एक्सपोर्ट गया ही गया, उसके साथ जो कारपेट इंडस्ट्री इस वक्त अपने आखिरी दम पर है, यानी बिल्कुल भी वो रिवाइव नहीं हो पा रही है, वो भी तकरीबन 70 करोड़ से ज़्यादा नुकसान उसको सिर्फ एक्सपोर्ट के शोबे के अंदर हुआ है। जो एक्सपोर्ट होता था वो हो नहीं पाया, टाइम पर आप जो है डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस नहीं दे पाए, 10 तरह का काम नहीं हो पाया। इंटरनेट के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ जब पाबंदियाँ थी, और साल 2018 के दौरान भी सूरत हाल जो थी वो इसी की तरह की। अब माहिरीन का ये मानना है कि अगर सूरत हाल को बेहतर बनाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें एक्सपोर्ट पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, और जो एक्सपोर्टर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी
بھی جائز مطالبات کو مانا جائے، دیکھا جائے، تاکہ مزید لوگ جو ہے وہ مال کو ایکسپورٹ کروا سکے اور وہ اپنی صلاحیتوں کا ہنر منوا سکے۔ اب 2016-17 کی بھی بات آپ کے سامنے ہے، 18-19 کی بھی آپ بات سامنے ہے، اور پھر 20-21 کے دوران جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن کل ملا کر اگر آپ 16 سے 21 تک کا سفر دیکھیں گے تو جموں کشمیر کے لیے تجارتی طور پر کہیں پر بھی یہ فائدہ مند سال ثابت نہیں ہوا ہے، اور جب ایکسپورٹ کے اینگل سے آپ دیکھیں گے تو ہر سال گزرنے کے ساتھ ہمارا گراف جو ہے وہ جموں کشمیر کا نیچے جا رہا ہے، جو کسی بھی صورت میں بہتر انڈیکیشن نہیں ہے۔ چلیے بات تو لاک ڈاؤن کے حوالے سے بڑھتے ہیں آگے، بات ذرا اب کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے حوالے سے، کیونکہ عدالت میں یہ معاملہ پہنچا تھا اور کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو جب تک انتخابات نہیں ہوتے کون چلائے گا، یہ معاملہ عدالت کے سامنے تھا۔ اس پورے معاملے کی جب سماعت ہوئی، انتظامی امور چلانے والے لوگ کون ہوں گے، تو عدالت نے 6 رکنی عبوری کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے، جن پر یہ ذمہ داری عدالت کی طرف سے ڈالی گئی ہے کہ اپریل میں جب KCCI کے انتخابات مکمل ہوں گے تب تک یہ 6 رکنی پینل جو ہے، یہ عبوری کمیٹی ہے، وہ KCCI کا پورا کام دیکھے گی۔ اور جسٹس چٹرجی کی عدالت میں جہاں ان کی بینچ نے فیصلہ سنایا تو اس میں یہ صاف کیا گیا کہ جب تک کام کاج KCCI کے اندر جو آفس بیررز ہیں انتخابات مکمل ہونے تک ان کے سپرد نہیں کیا جاتا، یعنی ذمہ داریاں پریزیڈنٹ سے وائس پریزیڈنٹ، سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، ان تمام لوگوں کو ذمہ داریاں ان کی طے نہیں ہوں گی انتخابات کے بعد، تب تک کمیٹی کے 6 ارکان جن کو عدالت کی طرف سے اس وقت نیوکت کیا گیا ہے، جن کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کمیٹی میں، وہ تب تک سارا معاملات دیکھیں گے، سارے معاملات کا یا مسائل کا نپٹارہ کریں گے KCCI کے اندر۔ یعنی کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے انتخابات کے حوالے سے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے 6 رکنی عبوری کمیٹی کو تشکیل دے دیا ہے، اور الیکشن اپریل کے آخر تک کروانے کے لیے بھی ہری جھنڈی دے دی گئی ہے، اور اس طریقے سے ایک عبوری کمیٹی کو بنایا گیا ہے۔ اپریل کے وسط تک کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے انتخابات مکمل کرنے کے حوالے سے جسٹس چٹرجی کا حکم نامہ سامنے آیا ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے لگاتار کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا تھا۔ بہرحال جموں کشمیر ہائی کورٹ کے اندر جسٹس چٹرجی کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا کہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اندر اپریل کے آخر تک چناؤ کو مکمل کروانا ہوگا، اور تب تک عبوری نظام چلانے کے لیے نظام کو چلانے کے لیے ایک عبوری کمیٹی کو تشکیل دے دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ انڈسٹریز محکمے اور ساتھ ساتھ ٹورزم محکمے سے بھی یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ آپ نے کرنا ہو تو آپ نے اب عبوری کمیٹی کے ساتھ ہی معاملے کو جو ہے وہ اٹھانا ہوگا، اور انہی کے ساتھ اسپانسرشپ اور پروگرامنگ کو تحریر اور ترتیب اگر دینا ہوگا تو وہ عبوری کمیٹی کے ساتھ ہی کرنا ہوگا۔ عبوری کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فائنینشیل میٹرز کے ساتھ بھی ڈیل کرے گی، اور جو اکاؤنٹس ہیں ان کے لیے باضابطہ طور پر جو کشمیر چیمبر آف کامرس کے انتخابات جب تک مکمل ہوں گے تب تک فاروق امین جو نئی بستی اننتناگ کے ہیں، پیٹیشن نمبر 2 جو تھے، منظور احمد پختون جو ریزیڈنٹ آف برین نشاد کے ہیں، وکیل کالونی سری نگر، پیٹیشن نمبر 4 یہ تھے، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو جو ہے انہیں یہ کام سونپا گیا کہ وہ بینک اکاؤنٹس کو بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ KCCI کے انتخابات مکمل ہونے تک ایک کیئر ٹیکر کمیٹی کے طور پر وہاں پر کام کریں گے۔ تو اپریل کے آخر تک اب چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کشمیر کے چناؤ ہوں گے۔ جسٹس چٹرجی کی عدالت نے کل رات دیر گئی یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ بات عدالتوں کی ہو رہی ہے، کیسز کی ہو رہی ہے، تو ذرا ایک اور معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محبوبہ مفتی کے لیے پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ سابق ملیٹنٹ کمانڈر کے ساتھ بات کی تھی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے، لیکن آج ایک اور سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے، اور NIA کی چارج شیٹ کے اندر جو سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ وحید الرحمان پرہ جو سابق یوتھ لیڈر ہیں، یا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوتھ لیڈر ہیں اور یوتھ صدر بھی ہے، اور محبوبہ مفتی کے کافی کلوز مانے جاتے ہیں، ان کے اوپر کافی سنگین الزامات جو ہے وہ لگ رہے ہیں، اور مانا جا رہا ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے جو اپنی رپورٹ تحریر کی ہے اس میں کئی بڑے خلاصے کیے گئے۔ اولاً یہ کہا گیا کہ حریت کانفرنس اور وحید الرحمان پرہ کے بیچ رابطے تھے، اور تقریباً 5 کروڑ روپیہ دیا گیا حریت کانفرنس کو وحید الرحمان پرہ کی طرف سے جب برہان وانی مارا گیا تھا جموں کشمیر کے اندر۔ برہان وانی کے مارے جانے کے بعد صورتحال کیسی تھی وہ سب کے سامنے، اور مانا جا رہا ہے کہ وہ سارا سسٹم چلانے کے لیے حریت کانفرنس کے لیے 5 کروڑ روپیہ پیسہ جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور الطاف احمد شاہ
इलियास अल्ताफ फंतोज जो सईद अली गिलानी के करीबी रिश्तेदार है, एनआईए की गिरफ्त में है, इन दिनों कोर्ट के अंदर है, उनके साथ राब्ते में थे और 5 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया, पैसा दिया गया है, वहीद परा की तरफ से पहला इल्ज़ाम है। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान साल 2019 के दौरान जब पार्लिमानी इंतखाब हुए थे तो वहीदुर रहमान परान ने मदद मांगी हिज़्बुल मुजाहिदीन से कि वो मदद उन्हें करे चुनावों के अंदर जीत को यकीनी करने के लिए और उनके वर्कर्स और काडर पर किसी तरीके का इताब ना हो, कोई गोली ना चले। इस सिलसिले में भी डील को तय करने का मामला वहीद परा ने किया है, ये दूसरा इल्ज़ाम उन पर है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि कुपवाड़ा से श्रीनगर हथियार को लाया गया और सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वहीद परा एस्कॉर्टेड आदमी थे, इसको सिक्योरिटी कवर था और उस सिक्योरिटी कवर का नाजायज इस्तेमाल किया गया है। एक और इल्ज़ाम और एक और खुलासा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यहीं पर मामला रुकता है? एनआईए का यह मानना है कि कई हसास इदारों के अंदर रसाई को यकीनी बनाने के लिए वहीद लगातार काम कर रहा था। वहीद परा पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है यह मामला कब हुआ है? जब भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर थी और उस वक्त ये सारा निज़ाम चल रहा था और खुफिया एजेंसीज को बनक तक नहीं लगी, ये सवाल पैदा ही नहीं होता है। लेकिन एनआईए ने आज जिस तरीके से एक के बाद एक इल्ज़ाम सामने रखा है, उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, ये माहिरीन का मानना है। ताहम अगर आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जाविये से इस पूरी खबर को देखते हैं तो उनका मानना है कि वहीद को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहीद एक यूथ आइकन है और उन्होंने साबित कर दिया था जब हालात ख़राब थे तो उन्होंने वज़ीर दाखिला के सामने जब अवामी इजलास बुलाया था नौजवानों का, तो उस वक्त वज़ीर दाखिला ने क्या बयान दिया था उसको भी हमने ध्यान में रखना होगा। ये पीडीपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। फिलहाल पीडीपी के मुश्किलें बढ़ सकती है, वहीद के आसपास शिकंजा कसा जा रहा है और खबर ये कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेकर हथियार सप्लाई और हिज़्बुल मुजाहिदीन के साथ राब्ते बताए जा रहे थे वहीद परा के, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट है और महबूबा मुफ्ती के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ये बड़ी खबर थी जो हमने वहीद परा के हवाले से आपके सामने रखी है। लेकिन इस खबर के साथ साथ एक और बड़ी खबर भी आपको बताते चले, क्योंकि उसके बाद फटाफट से हमने ब्रेक पर भी जाना है। बड़ी खबर महबूबा मुफ्ती के हवाले से, हाँ ना के बीच महबूबा मुफ्ती आज ईडी के सामने होंगी पेश। श्रीनगर दफ्तर के सामने, यानी श्रीनगर दफ्तर के अंदर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाजिर होंगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के बाहर यानी 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जब साबिक वजीर आला राजबाग श्रीनगर के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के अंदर हाजिर होंगी। कोशिश पहले इनकी नोटिस जो थी वो दिल्ली के अंदर हाजिर होने की थी, उसको लेकर दिल्ली अदालत के अंदर उन्होंने केस किया। उसके बाद वो समन को कैंसिल करवाना चाहती थी, वो हुई नहीं। और दूसरी बात उनका ये मानना था कि जिस मामले में उन्हें बुलाया जा रहा है इसमें इबहाम है, सफाई और क्लियरिटी नहीं है, और अगर वो पूछना चाहते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पूछे। लेकिन अब खबर ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगी साबिक वजीर आला 11 बजे और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का इल्ज़ाम है। और वो देखना होगा कि जब वो बाहर आएंगी उसके बाद वो मीडिया के सामने क्या कुछ शेयर करेंगी। 11 बजे का वक्त है जब साबिक वजीर आला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने, अफसरों के सामने पेशी के सामने लिए हाजिर होंगी और 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है राजबाग ऑफिस के अंदर, जहां पर महबूबा मुफ्ती हाजिर होंगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। और देखना होगा कि आते समय का बॉडी लैंग्वेज और बाहर आते समय का बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रहा होगा और फिर मीडिया के साथ क्या वो बात करेंगी, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी हाजिरी दे दी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के अंदर 2 बार। एक बार मीडिया से उन्होंने खुलकर बात की, लेकिन दूसरी बार जब वो बाहर आए तो उन्होंने बिल्कुल कोई बात नहीं की और बिना बात किए वहां से चले गए। आज सबका कैमरा फोकस होगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाहर, जहां पर 11 बजे महबूबा मुफ्ती हाजिर होना है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है।
किस्सा बहुत पुराना नहीं है, नया नया ही है, लेकिन देखना होगा कि अब आगे ऊंट क्या करवट लेता है इस पूरे मामले पर। तो दोनों खबरें हमने आपके सामने रख दी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे, बात रोहिंग्याज की भी करेंगे, बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी करेंगे, बात एक और बड़ी भी करेंगे, लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।